आज मैं पूरे 27 दिन यानी 648 घंटों के बाद डीएनए में आप सबके साथ मौजूद हूं और आज कोविड-19 के साथ ये जो मेरी यात्रा रही इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरी अपनी यात्रा कैसी रही इस कोरोना वायरस के साथ और इसके साथ कैसे अनुभव रहे वो सब आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत में अंग्रेजी में किसी ने कहा है, वी ऑलवेज वर्क फॉर अ बेटर टुमारो बट व्हेन टुमारो कम्स instead of enjoying, we again think of a better tomorrow. Let's have a better today. यानी हम हमेशा एक बेहतर कल के लिए काम करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। जो भी काम करते हैं ये सोचकर करते हैं कि अपने कल को बेहतर बनाएं और इस कल को बेहतर बनाने के लिए हम अपने आज को भूलते चले जाते हैं और जब वही कल हमारा आज बनता है तो हम फिर से उसके बाद आने वाले कल की चिंता करने लगते हैं और आज में कभी भी हम जी नहीं पाते। यानी हम कल के लिए हमेशा अपने आज को भूल जाते हैं। तो कोरोना वायरस का पहला जो लेसन है वो यही है। कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया कि जीवन आज, अभी और इसी वक्त में है। 17 मई को जब डीएनए समाप्त करते हुए मैंने आपसे कहा था कि अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आप तो जानते हैं जब डीएनए समाप्त करते हैं हम तो हमेशा मैं आपसे यही कहता हूं कि अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कल क्या होने वाला है और अब ये मुलाकात 27 दिन के बाद होगी और उसके बाद जो कुछ हुआ ये भी हो सकता था कि ये मुलाकात होती ही नहीं। हम अक्सर जब वर्तमान में भविष्य की योजना बनाते हैं तब इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता और ये हर किसी के लिए एक जैसा है। हम कल क्या करने वाले हैं और कल क्या होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम बहुत विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपने कल की, अपने परसों की, अगले महीने की, अगले साल की योजनाएं बनाते चले जाते हैं। 18 मई को जब पहली बार मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरे शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने लगे तब भी मैं उस समय डीएनए करने के बारे में सोच रहा था, यही सोच रहा था। और जब मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ और मुझे तब भी ये उम्मीद थी कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, यानी आप में से हजारों लाखों लोगों की तरह मैं भी डिनायल मोड में था। आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अभी तक ये संक्रमण नहीं हुआ है उन्हें ये लगता होगा कि आपको नहीं होगा, आपके आसपास सबको हो जाएगा, आपको नहीं होगा। ये एक अजीब सा विश्वास, एक अजीब सा डिनायल मोड किसी भी व्यक्ति के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अनुशासन के साथ रह रहा हूँ और वैक्सीन के दोनों डोज भी मैं लगवा चुका था, इसलिए लगता था कि शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। थोड़ी देर तक तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। उस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था रिपोर्ट आने से पहले कि भगवान करे कि जो बुखार मुझे है और जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ये कोरोना के ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पहली बार ऐसा लगा कि हम बिल्कुल असहाय हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद पहले सोचा कि घर में ही रहकर इलाज कराते हैं, लेकिन तबीयत फिर जब बिगड़ने लगी और लगा कि घर में रहकर नहीं हो पाएगा तो फिर अस्पताल जाना पड़ा और फिर मैं 12 दिन तक अस्पताल में रहा। ये 12 दिन और 12 रातें घड़ी की सुइयों की तरह मेरे सामने गुजर रही हैं और समय की सुइयां जैसे जैसे घूम रही थीं वैसे वैसे वक्त घट रहा था और वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ रही थीं और इस दौरान मैंने कई बातें महसूस की। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी डिनायल मोड में मत रहिए। ये मत समझिए कि आपको नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ आप घर पर भी रहिए और जब बाहर निकलेंगे तब भी पूरी तैयारी के साथ निकलिए। और जो बाकी के मेरे अनुभव हैं उनमें एक ये था, सबसे पहला जो था वो दर्द जिससे कोरोना से संक्रमित होने वाला हर मरीज और उसके करीबी रिश्तेदार और उसके दोस्त जो भी उसके करीब होते हैं उस दर्द से और अजीब से भय से ये सारे लोग गुजरते हैं। इसलिए बीमार तो एक व्यक्ति होता है लेकिन उसके आसपास का जो परिवार है, उसके जो दोस्त हैं वो भी उस डर के साए में जीते रहते हैं और दर्द का अनुभव उन्हें भी होता है। भारत में कोरोना वायरस की 2 लहर आ चुकी हैं और इन दोनों लहरों में अब तक 2,95,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। आप ऐसा मान लीजिए लगभग 3 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से हर व्यक्ति के जीवन में औसतन अगर हम मान लें
10 लोग कम से कम सबके जीवन में ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यानी अगर एक कोरोना वायरस का मरीज है तो कम से कम उसके आसपास औसतन 10 लोग ऐसे होंगे जो उससे प्रभावित होंगे, जिसमें उसके परिवार के लोग हैं, फिर उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हो सकते हैं और उसके कुछ करीबी दोस्त हो सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को यह संक्रमण हुआ, लेकिन इस महामारी का सामना उन 3 करोड़ लोगों की वजह से लगभग 30 करोड़ लोगों ने किया। अगर ये आंकड़े सही हैं तो हो सकता है आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा होंगे, तो ये जो आंकड़ा है 30 करोड़ लोगों का, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 40 से 50 करोड़ भी हो सकता है। इसी तरह इस वायरस की दोनों लहरों में अब तक 3,74,000 लोग मर चुके हैं। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से होती है तो उसके अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोरोना से मौत तो 4 लाख के आसपास हुई है, लेकिन इस दर्द से लगभग 75 लाख लोग सीधे तौर पर जरूर गुजरे होंगे, जिन्होंने उन अंतिम संस्कारों को अपने सामने होते हुए देखा होगा। ये सारे आंकड़ेबाजी करने का मेरा मतलब आपके सामने ये है कि इस महामारी ने करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया, और अगर सरकारी आंकड़ों को ही हम सही भी मान लें तो भी कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कोरोना वायरस से सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और इन लोगों में अब एक नाम मेरा भी शामिल हो गया है, और इन सब लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। इनमें अब एक कहानी मेरी भी है। जब मैं 12 दिनों तक अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती था, तब मुझे यही लगता था जैसे मृत्यु उस वार्ड के बाहर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। किसी भी कमरे में जाकर मृत्यु दरवाज़ा खटखटा सकती है और किसी को भी कह सकती है कि आज उसकी बारी है। कई बार ऐसा हुआ भी जब अस्पताल में रात के समय कई बार हलचल बढ़ जाती थी, और उस समय ये लगता था कि शायद किसी मरीज की तबीयत बिगड़ी है या कोई मरीज अब नहीं रहा। ऐसे में बहुत घबराहट होती है। इस माहौल में मेरे लिए और वहाँ भर्ती किसी भी मरीज के लिए खुद को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा लगता था कि मृत्यु हर समय कोविड के हर मरीज पर कड़ी नजर रख रही है और किसी भी पल वो अंदर आकर किसी को भी ले जाएगी। कई लोग थे जो घर से अस्पताल आए, जिंदा आए, लेकिन जिंदा घर नहीं पहुंचे। ये सबसे मुश्किल समय था और आप में से बहुत सारे लोग इससे गुजरे होंगे। हालांकि इस मुश्किल समय में कुछ लोग ऐसे थे जो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, और ये लोग हैं हमारे देश के डॉक्टर्स, अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ। इस कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, वायरस से खुद को और अपनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हर कीमत पर, तब अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोविड के बीच रहते हुए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और ये बात हम वैसे तो आपको हमेशा रिपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इस बार मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अनुभव किया अस्पताल में रहते हुए। कोरोना के मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हमेशा पीपीई किट में हमारे सामने आते थे और मैं उन्हें देख नहीं पाता था। उनमें से ज़्यादातर लोगों का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, बहुत लोगों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आया है और आप नहीं जानते वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है। लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार आपकी देखभाल कर रहा है, अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कोविड वार्ड में दिन रात काम कर रहा है, आपको छूने में भी उसे कोई परेशानी नहीं है, जानते हुए कि आप कोविड पॉजिटिव मरीज हैं। भारत में कुल 69,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में 12 लाख कम से कम डॉक्टर्स काम करते हैं। और इस महामारी में यही डॉक्टर्स असल में हमारे देश के जवानों की तरह कोरोना रूपी इस दुश्मन से लड़ रहे हैं। इससे पहले जब हम पर हमला होता है हमारी सीमाओं पर, तो जवान लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उससे हमारे देश के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। इस दौरान कई डॉक्टरों को कोरोना भी हुआ, कई डॉक्टरों की जान भी चली गई, लेकिन इन मौतों के डर से कोई भी डॉक्टर अपने कर्तव्य को भूला नहीं। और आज भी ये डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप में से जो लोग बच गए या जो लोग नहीं भी बचे, उन्हें कम से कम उनके परिवारों को डॉक्टर्स का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की।
इस बीमारी में मैंने और मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने एक और बात सीखी। इस महामारी से समझ में आया कि कौन असल में हमसे दिल से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। आप सब जिंदगी में बहुत बार बीमार हुए होंगे, बहुत बार आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, या बहुत सारे लोगों को इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हुई होंगी, बहुत सारे लोगों की सर्जरीज भी हुई होंगी। फिर हम उससे निकल जाते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं वो जीवन भर इस दौर को कभी भूल नहीं पाएंगे, और उनके परिवार भी इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी ही अलग है। इसलिए ये एक बिल्कुल नया अध्याय है जीवन का, और आप अपने जीवन को इसी अध्याय के मुताबिक 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, यानी कोविड से पहले का आपका जीवन और कोविड के बाद का आपका जीवन। और मैं भी आज अपने जीवन का वो अध्याय आप सबके साथ फिर से शुरू कर रहा हूं जो पोस्ट कोविड अध्याय है। जब आप कोविड के बाद वाले अध्याय को शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी विचार जो हैं आपके वो बदल जाते हैं, बहुत सारी सोच आपकी बदल चुकी होती है। उस समय आपको ये अंदाज़ा आता है कि कोविड से पहले के जीवन में आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे, कहां कहां आप गलत रास्ते पर जा रहे थे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ज़्यादातर लोग सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में नहीं। 10-15 दिन या 1 महीने का ये जो दौर है, ये इतने सारे लेसन आपको सिखाकर जाता है जो आपके अनुभव को इतना रिच बना देते हैं कि अब जीवन भर आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कोविड है तो बहुत बड़ा दुश्मन, और कोविड को आपके शरीर से बड़ा प्यार है, इसलिए इस शरीर को आसानी से छोड़ता नहीं, कई हफ्ते लगाता है, और जब छोड़ भी देता है तो अपने ऐसे निशान छोड़कर जाता है आपके शरीर में कि आप महीनों तक कोविड को हर पल, हर दिन, हर रात याद करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले आप कोविड को याद करेंगे, ठीक होने के बाद भी, और सोने से पहले भी शायद आप इसी कोविड को कोसते हुए सोएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बीमार हुआ, या लोग पहली बार, आप में से भी लोग बीमार हुए होंगे, इससे पहले भी लोग अस्पताल गए हैं, इलाज कराया है। हालांकि तब आपके परिचित आपको देखने के लिए आते थे, फूल लेकर आते थे, कुछ लोग फलों के साथ आते थे, कुछ लोग गेट वेल सून के कार्ड्स भेजते थे, और आपको लगता था कि लोग मेरे आसपास हैं। आप अपने आसपास अपने दोस्तों को देख पाते थे। लेकिन इस बीमारी ने इसे भी बंद कर दिया। लोग ना तो आपसे मिल सकते हैं, ना ही आपको कोई फूल दे सकते हैं, और ना ही आपके वार्ड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इस बीमारी ने यह सिखाया कि असल में हमारे मन से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब शारीरिक रूप से आप किसी को देख नहीं पाएंगे, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों की मौजूदगी को महसूस कर पाएंगे जो दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। और कोरोना के मरीज भी लोगों से कैसे जुड़ते हैं? या तो फोन से जुड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ते हैं, और उसमें भी उन लोगों से जुड़ते हैं जिनसे आपका मन जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपने पुराने दोस्तों से बात कीजिए, स्कूल के दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से बात कीजिए। जिन लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है, अपने सच्चे दोस्तों से बात कीजिए। ये वो लोग हैं जो मन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके तार आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं कोरोना से संक्रमित हुआ तो मेरे पास भी ऐसे कुछ लोग थे जो इस खतरे के बावजूद मेरी पूरी मदद करना चाहते थे, और इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था या कोई औपचारिकता भी वो नहीं कर रहे थे। इसलिए ये वो समय है जब आपको ये पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन कौन हैं, और आपका मन किसके मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये असली और नकली दोस्तों की पहचान का एक बहुत बड़ा मौका भगवान ने आप सबको दिया है, जो भी लोग संक्रमण से गुजरे हैं। ऐसे में आपको वो लोग भी पता चलते हैं जो आपको पसंद नहीं करते या जो आपके दुश्मन हैं, वो भी खुलकर सामने आते हैं। इसलिए ये एक मन का जुड़ाव है। आज के दौर में जब ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की हम खूब मांग देखते हैं, लोग ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक रिश्तों की बात नहीं करते। और इस वायरस ने हमें यही सिखाया है। इससे हमें यह पता चला कि रिश्तों में एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावनाओं का क्या अर्थ होता है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप क्या होती है। जहां इस महामारी से पहले लोग कभी भी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते थे, अनुशासन का महत्व नहीं समझते थे, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते थे, वो लोग अब इसका महत्व समझने लगे हैं। और ये बदलाव मेरे जैसे करोड़ों लोगों में अब आया है। आज मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों की कहानी है जो अस्पताल गए, जिन्होंने अस्पताल में भर्ती अपने लोगों की सेवा की, और उनमें से कई लोगों ने अपनों को खो भी दिया। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, यानी कुछ क्षणों में
खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये कुछ क्षण मनुष्य के हाथ में ही होते हैं और वो उन्हें कैसे जीना चाहता है ये वो तय करेगा। 27 साल के करियर में ये पहली बार है जब 27 दिन तक मैं अपने काम से दूर रहा। हालांकि इस दौरान मैंने 27 बार सनराइज देखा, यानी सूर्य उदय देखा, सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि देर से उठते थे इसलिए सूर्यास्त निकल जाता था, और जब सूर्य अस्त होने का टाइम होता है तब मेरे जैसे तमाम जो पत्रकार हैं वो दफ्तर में होते हैं या स्टूडियो में होते हैं, इसलिए हमने कभी भी सनराइज देखा नहीं और सनसेट भी नहीं देखा। लेकिन उसे देखने का महत्व क्या है ये पहली बार पता चला। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मुफ्त की चीज़ें समझते हैं, उनके महत्व को कभी हमने समझा ही नहीं। और मैं भी पहले यही सोचता था कि मैंने कभी सूर्य उदय होते हुए नहीं देखा, अस्त होते हुए नहीं देखा। लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत होता है उस समय। मैंने कभी सुबह नहीं देखी और कभी शाम भी नहीं देखी। लेकिन एक शाम की क्या कीमत होती है, एक सुबह कैसे नई उम्मीद के साथ आती है, और हर दिन कैसे एक नया दिन होता है। और इस कोरोना के संक्रमण में कोई 2 दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन आपको लगता है कि अब आप बच जाएंगे, अगले ही दिन आपको ऐसा लगता है कि अब आप बचेंगे नहीं, और आपको अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं अब आखिर में और क्या क्या काम कर सकता हूं, क्योंकि शायद अब मैं भी ना बचूं। ऐसा बहुत होता है। तो जिन चीज़ों की कीमत हम कभी नहीं समझते वो कीमत इस समय समझ में आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि इस दौरान जब आप एकांत में रहते हैं तो बहुत सारे लोग तो एकांत में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो सही भी है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है। लेकिन एकांत में बहुत ताकत भी होती है, और एकांत में रहकर आपको ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आप अकेले दम पर अपने मन में अपने इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि ये जो कोरोना वायरस है ये असल में दवाइयों की बीमारी है ही नहीं, ये दवाइयों से ज़्यादा मन की बीमारी है, दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की बीमारी है। अगर दुआएं सही लगती रहें और अगर आपके मन में पूरी शक्ति हो लड़ने की, तो फिर आपको दवाओं की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो ही इस वायरस को हटाने में, इस वायरस को हराने में कामयाब हो जाएगी। वर्ष 1817 में जब दुनिया की पहली साइकिल बनी थी तब उसमें ब्रेक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस साइकिल को क्रांतिकारी खोज माना और यूरोप के देशों में साइकिल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। लेकिन ब्रेक नहीं होने की वजह से ये साइकिल दुर्घटनाओं की वजह बनने लगी, दुर्घटनाएं होने लगी और इन्हें चलाने में खतरा बढ़ने लगा। हालांकि इसके कई दशकों के बाद इंसान ने ब्रेक के महत्व को समझा और साइकिल में आपको ब्रेक का विकल्प मिलने लगा, और अब जितनी भी साइकिलें आती हैं उन सब में ब्रेक होते हैं। जितनी भी आजकल गाड़ियां आती हैं सब में ब्रेक होते हैं। तब ब्रेक वाली साइकिलों ने लोगों को ये संदेश दिया था कि लाइफ का हैंडल और ब्रेक आपके हाथ में होने चाहिए, और ब्रेक हमेशा बुरा नहीं होता। ब्रेक लगाना एक नई शुरुआत होता है। हम कभी भी अपनी मर्जी से तो अपने जीवन पर ब्रेक नहीं लगाना चाहते, लेकिन कई बार मजबूरी में ये ब्रेक लगाना पड़ता है, ये ब्रेक लेना पड़ता है। और कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों के जीवन में ये ब्रेक दिया उन्हें, और इस ब्रेक के जरिए उन सारे लोगों ने एक नए जीवन की शुरुआत की, और मैं भी आज ऐसे ही एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। इसलिए कोरोना का नुकसान तो बहुत है, हमने सब देखा, लेकिन अगर आप कोरोना से बच गए हैं तो कोरोना के फायदे भी बहुत हैं जो आप अपने आसपास अपने जीवन में उसकी वजह से सीख लेकर ला सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। कोरोना के जो लक्षण हैं ये कई महीनों तक इंसान के अंदर रहते हैं। मैं भी आज उनको महसूस भी कर रहा हूं, और आप में से बहुत सारे लोग उसे महसूस करते होंगे। इसलिए हमारे डॉक्टर्स ने भी, मेरे डॉक्टर्स ने भी ये सलाह दी है कि धीरे धीरे काम करना है, और मैं भी आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे आज आपसे बात करूँ, सांस ना फूल जाए, और समय पर जो बात याद आनी चाहिए वो याद आए, क्योंकि इसमें ब्रेन फॉगिंग भी होती है, याददाश्त भी थोड़े देर के लिए थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुझसे भी कुछ बात कहते कहते कुछ गलती हो जाए।